हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका यूपीएससी वाला में। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, योर कोर फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड कल्चर। और आज हमारे साथ मौजूद हैं राघवेंद्र शर्मा जी, हु हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 340 इन सीएसई 2021। साथ ही साथ हमारे साथ हैं अंतरिक्ष जैन जी, हु हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 130 इन अगेन सीएसई 2021। स्वागत है अंतरिक्ष सर, स्वागत है राघवेंद्र सर आपका। थैंक्स अलॉट कि आपने टाइम निकाला और आप यहाँ पे आए। एंड मुझे उम्मीद है कि हम जो आज डिस्कशन करने वाले हैं, ये जो भी बच्चे आज यूपीएससी की तैयारी या तो शुरू करना चाहते हैं या फिर उसके बीच में है या फिर अभी उन्हें अगर इंटरव्यू देना है, तो ये हमारा डिस्कशन उनको बहुत मदद करने वाला है। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस एंड आई होप कि हमारे आज के डिस्कशन से, जैसा आपने कहा, एस्पिरेंट्स को थोड़ा फायदा मिले और हमारी जर्नी, हमारे एक्सपीरियंसेस से वो कुछ एक चीज़ें अपनी स्ट्रेटजी में सीख पाए। अंजलि सर, आपसे शुरू करते हैं। जो है, व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन कि आपने इतनी मेहनत वाली जर्नी चूज करी कि हाँ मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है? हाउ इट ऑल स्टार्टेड? सो अभिषेक जी, जैसा मेरा यूपीएससी का जर्नी रहा है, बहुत ही डिफरेंट है सभी से। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बैकग्राउंड थोड़ा बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। आई हैव डन डिप्लोमा आफ्टर 10th, आई हैवंट डन +2. So after that I went to BTech Mechanical Engineering. I completed that. I was not aware about UPSC till then. Okay. I joined private corporate at Hyderabad. I was doing job like sales and marketing stuff. I thought CAT की तैयारी करूँगा, marketing है, अच्छा रहेगा. But suddenly things changed. I got to know about UPSC from various movies, etc. Okay. So I thought I should pursue that. But Okay. there was no start to it. Okay. Like, was there a trigger point जहाँ पे आपको लगा कि नहीं जो है this is the way I should go? Exactly. When I was quite unknown about how exactly my future is going to be, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब सेल्स में मुझे मजा नहीं आ रहा था एंड मुझे लाइफ में कुछ मिसिंग लग रहा है. तो आई वॉज एट मुंबई एट दैट टाइम. सो आई रिमेंबर सिटिंग इन द कैब इन द ट्रैफिक एंड वन ओल्ड मैन, he was selling pens. Okay. He was very, very old. I mean, he seemed like 80 plus. I remember his face, and that was the trigger point for UPSC. I thought, when there are so many schemes like old age pension scheme or any of such stuff, तो फिर भी उसके बाद हमारे देश में begging बहुत एक बड़ा issue है. That old man is also selling pens. तो ऐसा क्यों है? That was a trigger point जहाँ से मुझे लगा कि मुझे UPSC में जाना चाहिए, मुझे तैयारी करनी चाहिए ताकि मैं इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस कर सकूं. Okay. आई डिडंट हैव एनी लाइक बिग ड्रीम्स कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है. मुझे बस एक चीज करनी है कि इम्प्लीमेंटेशन को अच्छा करना है. दैट्स इट. ग्रेट. और सर, आपकी भी ऐसी जर्नी की लास्ट में बिल्कुल आके डिसाइड किया या कहीं पहले से कुछ था? मेरी काफ़ी अलग रही है अंतरिक्ष. ओके. सो जैसा आपने ट्रिगर पॉइंट वाला सवाल पूछा, तो ऐसे यूपीएससी को लेकर के अवेयरनेस मेरे पास थी, क्योंकि मेरे आसपास मेरे रिलेटिव, मेरे मामा जी ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी व्हेन आई वाज इन लाइक 8th 9th स्टैंडर्ड. तभी से तो दिमाग में कहीं ना कहीं वो था, और मुझे उनको देखता था, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ते थे, तो मुझे उसमें बड़ी दिलचस्पी होती थी यार इतना कुछ पढ़ने को मिलता है इस एग्जाम में, ये करके देखेंगे. और फिर एक ट्रिगर पॉइंट का अगर मैं बताऊं तो ऐसा था कि मैं 10वीं क्लास में था, 11वीं क्लास में, तो ऐसे ही कभी किसी न्यूज़पेपर में या फेसबुक पे कहीं मैंने आर्मस्ट्रांग पामे सर के बारे में पढ़ा. ओके. सो उनका एक पीपल्स रोड करके है, एंड ही बेसिकली उन्होंने पीपल की मदद से, लोगों की, आम लोगों की मदद से, ही कंस्ट्रक्टेड 100 किलोमीटर्स रोड विदाउट मच ऑफ गवर्नमेंट हेल्प. तो वो मुझे काफ़ी मतलब काफ़ी उसने मुझे उस एक इंसिडेंट ने, जैसा उनके बारे में पढ़ करके मुझे काफ़ी ऐसा लगा कि इस एक सर्विस में आपके पास इतनी, आई वुड से कि इतनी पावर है, कितने सारे सैकड़ों हजारों लोग आपकी बात मान रहे हैं. या सो वो कहीं ना कहीं था कि यार करें, क्योंकि आप 10th में ऐसा है कि अब 9th 10th में आपको पूछने लगते हैं बेटा क्या बनोगे, तो हम दुनिया भर के आंसर देते हैं, इंजीनियर बनेंगे, कभी मन किया तो बोल दिया डॉक्टर बनेंगे. बट उसके बाद ऐसा लगा कि नहीं यार ये भी बन सकते हैं. और फिर वहाँ से इंट्रोडक्शन हुआ मुझे कि सर्विस इज समथिंग जिसमें हम जा सकते हैं. फिर धीरे धीरे, पर मैं जब कॉलेज में आया, कॉलेज में जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, तो उस समय तक आई वाज क्लियर कि कॉलेज पास आउट करने के बाद आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. इनफैक्ट मैंने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिया. ओके. सो उसके पीछे भी एक कारण था कि उस समय इकोनॉमिक्स से हमारे यूपीएससी के टॉपर्स, रैंक 1 वाज फ्रॉम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल. तो वो कहीं ना कहीं था कि इकोनॉमिक्स से करते हैं, क्योंकि यू वर स्ट्रांग इन साइंस बट यू चोज कि नहीं जो है मैं जो है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ले लेता हूँ, सो दैट दिस विल हेल्प मी, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ले लेता हूँ, दिस विल हेल्प मी इन यूपीएससी. दोनों ही चीजें थी. आई वाज नॉट वेरी स्ट्रांग इन साइंस इधर. ओके. तो पढ़ाई में अच्छे थे 10वीं तक, बहुत स्कूल टॉपर, एवरीथिंग वाज देयर. लेकिन 11th में साइंस लेने के बाद कहीं ना कहीं ये लगा कि यार साइंस के लिए तो शायद नहीं बने थे अपन. Okay. तो वहां से कहीं लगा कि यार ह्यूमैनिटीज में अपने को ज्यादा मजा आ रहा है. तो 11th में फिर ये था कि
12th में पास आउट करने के बाद ये था कि अब ह्यूमैनिटीज़ की तरफ रुख करेंगे। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे समझाया गया कि इसमें जॉब लगने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि मेरे को कुछ खास आइडिया नहीं था, मेरी फैमिली में भी एग्जैक्टली इतनी अवेयरनेस नहीं थी इन चीज़ों को लेकर के। बट कुछ जो टीचर्स थे उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स से आपको जॉब भी लग जाती है और इकोनॉमिक्स को आप यूपीएससी में भी परस्यू कर सकते हो। तो वहाँ से फिर ऐसी जर्नी थी मेरी कि यूपीएससी की थोड़ी पहले स्टार्ट हो गई, रादर देन अंतरिक्ष की जॉब कर लिया और उसके बाद सोचा कि यूपीएससी भी कर सकते हैं। बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग है, बहुत ज़्यादा। सो जो है आप तो दिल्ली में ही थे, सो आपने क्या, क्योंकि ये तो मक्का ऑफ यूपीएससी माना जाता है, तो क्या आपने ऑफलाइन सोर्सेज प्रेफर किए या यू थॉट कि हाँ ऑनलाइन बेटर है या मैं घर से तैयारी करूँगा? तो जो मक्का है यूपीएससी का, दैट इज ओल्ड राजेंद्र नगर, मैं उसमें कोचिंग करने जाता था। पर मुझे आज भी जो बुक मार्केट है या ओआरएन की जो नगरी है बेसिकली, वो मैंने मुश्किल से 2-3 बार देखी है। ओके। सो मैं ऑप्शनल की कोचिंग करता था बस, और जाता था, मेट्रो से उतरता था, क्लास लेता था, वापस आ जाता था। तो मेरी बाकी जीएस की और सारी पढ़ाई घर से, मेरे कमरे से ही हुई है। बस ऑप्शनल की मैंने कोचिंग क्लासेस अटेंड की थी, उसके अलावा बाकी सारी तैयारी ऑनलाइन रिसोर्सेज से ही हुई है। ऑफलाइन मेरा बहुत कम रहा है। गॉट इट। एंड अंतरिक्ष जी, आपका भी ऑनलाइन रहा है? मेरा केस भी काफ़ी हद तक सिमिलर ही रहा है। हालांकि मैंने जो प्रिपरेशन है वो कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ था इन दी मंथ ऑफ अप्रैल 2020, मैंने अपनी प्रिपरेशन को उस टाइम पर शुरू किया था। तो उस टाइम पर दिल्ली सरकार की रिस्ट्रिक्शंस थी, ओआरएन तो बिल्कुल बंद था। आई डिड हैव एक्सपेक्टेशंस कि मतलब मैं वहाँ जा पाऊंगा, बट नहीं जा पाया। एंड आई थिंक इट टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ लाइफ फॉर श्योर। एंड मैंने घर से तैयारी करी है, ऑनलाइन सोर्सेज के ऊपर काफ़ी हद तक रिलाई किया है। आई मीन आपको कुछ भी चाहिए हो, इट इज़ जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम यू। You just have to search it on internet. Everything is available. So there are so many YouTube channels, so many videos, so many websites. You can follow anything. Just make sure कि information overload ना हो जाए. So I was very मेरा बहुत कंट्रोल था इस चीज पे कि मेरे को information उतनी ही चाहिए जितनी एग्जाम में रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि डाउरी के ऊपर अगर कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो दे वोंट आस्क कि आप 6-7 पेज लिखकर दिखाओ डाउरी पे। मैक्स टू मैक्स 3 पेज भरने हैं। सो यू नीड दैट मच इन्फॉर्मेशन ओनली। सो मतलब आई विल कट यू हियर, मतलब ये बहुत बड़ी एक दिक्कत भी है एस्पिरेंट्स के लिए कि आजकल इतना ज्यादा कंटेंट है कि दे गेट कंफ्यूज्ड। उनको आज एक चीज पढ़ रहे हैं, फिर कोई बोल देता है यार इस वाले चीज पे, जैसे डाउरी पे ये यहाँ पे बहुत अच्छा आर्टिकल है, तो उनको लगेगा ये भी पढ़ लेते हैं। सो आप कंटेंट ओवरलोड की दिक्कत है rather than कि कंटेंट नहीं है। बिल्कुल। ऑफलाइन ऑनलाइन में सिर्फ इतना सही डिफरेंस है कि ऑफलाइन में जब कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आते हैं तो यू नो कि कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है। बट ऑनलाइन में आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, तो कितना पढ़ें, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो मैं यही बोलूंगा कि मतलब लिमिटेड पढ़ना है, जितना आपको जरूरत है। क्वेश्चन को समझिए, एग्जाम के पैटर्न को समझिए, और आई थिंक इट्स गुड टू गो देन। वैसे मैं लर्नर्स को बताना चाहूँगा कि अंतरिक्ष जी ने जो है अपने पहले ही अटेम्प्ट में, ये उनका पहला ही अटेम्प्ट था 2021, और 2021 फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हैज सिक्योर्ड 130 रैंक, राइट। एंड जो है राघवेंद्र सर का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो इंटरव्यू तक पहुंच गए थे, एंड मात्र 2 नंबर से रह गए थे जो है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, और सेकेंड अटेम्प्ट में उन्होंने क्वालिफाई किया, और आज दोनों ही आईपीएस ऑफिसर हैं। तो सर आईपीएस ऑफिसर स्पेशली मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, जो है जो फाउंडेशनल कोर्स था, राइट, तो वो जर्नी मतलब क्योंकि प्रिपेयर करके गए, फाइनली वो दिन आ गया, ट्रेनिंग वगैरह होगी, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस देयर? सो फाउंडेशन कोर्स लबासना हर एक एस्पिरेंट के लिए एक बहुत ही मतलब एक आई कैन से अच्छा शब्द है, लबासना। व्हेन आई वाज एन एस्पिरेंट, मैं थोड़ा सा वीडियोस वगैरह रिस्ट्रेन करता था कि मैं एक्चुअल में देखना चाहूँगा rather than इन वीडियोस। बट जैसे ही मेरा रिजल्ट आया, I was selected and I was very sure कि मैं फाउंडेशन कोर्स में जा रहा हूँ। That's when I started to watch Labasna videos and getting that hangover about it कि मतलब कैसा होगा, क्या होगा, तो excitement थी। And it turned out to be really like good experience for me। 3 महीने 100 दिन का एक जो समय था, वो बहुत कुछ वहाँ पर सीखने को मिला है। Like deconstruction module, जहाँ पर हमें सभी चीज़ों को एक इन डेप्थ में जानने का मौका मिला, या चाहे वो डेटा गवर्नेंस हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, या फिर अदर बेसिक सब्जेक्ट्स हो जैसे कि लॉ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो इन सभी के ऊपर एक बहुत अच्छे से विद केस स्टडीज आपको एक ऑफिसर की तरह बनाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम अ रॉ ह्यूमन बीइंग टू एन आईपीएस ऑफिसर। सो आई बिलीव फाउंडेशनल कोर्स हैज बीन ट्रांसफॉर्मेशनल इन दैट एस्पेक्ट। ग्रेट। तो अभी रिजल्ट आने वाला है और जल्द ही इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, बच्चे परेशान होंगे कि हाँ कैसे करना है, तो उस पर आपने तैयारी कैसे स्टार्ट करी थी, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी थी, या कैसे करनी चाहिए? सो आई थिंक पहला स्टेप होता है कि अपना डेफ प्रिपेयर करना। सो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, मेंस रिजल्ट के करीब 1 वीक बाद डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो आता है
आपको उसको पहले तो बहुत केयरफुली फिल करना है। तो आप उसमें जो एक डिटेल भरते हैं आपको ये ध्यान रखना है कि उससे सवाल बन सकता है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो मेरे एड्रेस में खसरा नंबर लिखा हुआ था। ओके। और मुझसे कई मॉक इंटरव्यूज में उस खसरा क्या होता है ओके, उस पे भी सवाल पूछा गया। तो आपको इस बारीकी से अपना डेफ प्रिपेयर करना है। और इसलिए जब आप डेफ भर रहे हैं तो भी आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आप कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल हॉबीज होती हैं या ऐसे सारे सेक्शंस होते हैं, तो आप उसमें कोई भी ऐसी चीज ना लिखें जो आपने नहीं की हुई है, जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो, बिकॉज दे एक्सपेक्ट यू टू हैव कंसिडरेबल लेवल ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट यू हैव रिटन इन डेफ। मुझे लगता है स्टार्ट विद डेफ और उसके बाद करंट अफेयर्स वगैरह पे शिफ्ट करना। बिल्कुल। जय, बच्चे एक बहुत सवाल पूछते हैं कि सर हॉबी क्या लिखें, राइट? तो जय, डू यू हैव एनी सजेशन कि अब तक उनकी कोई ऐसा हॉबी है नहीं, वो पढ़ाई कर रहे थे, जो है पूरा फोकस पढ़ाई पे था, तो हॉबी कोई नहीं है, तो अब क्या लिखें उसमें हॉबी में? जैसे कि एक सवाल है कि म्यूजिक लिख दें, मूवीज लिख दें कि हाँ मैं मूवीज बहुत देखता हूँ, इज दैट द राइट सी? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। सबका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट हमेशा लाइफ में रहा होता है। ओके। जैसे कि मेरे केस में मैंने पामिस्ट्री एज एन हॉबी उसको लिखा था। ओके। अब ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत ज्यादा पामिस्ट्री आती है, या ऐसा भी नहीं है कि मेरे को बिल्कुल ही नहीं आती है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन है, यू कैन टेक दैट स्टेप। थोड़ा सा जो टाइम मिलता है हमें यूपीएससी के मेंस के रिजल्ट के बाद और इंटरव्यू के बीच में, इट कैन बी यूटिलाइज्ड। आप दिन का 1 से 1.5 घंटा उस हॉबी को परस्यू करने में यूज कर सकते हैं, एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि उसमें से क्या क्वेश्चंस पिक किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज आनी ही चाहिए। कई बार जैसे फॉर एग्जांपल सभी बैडमिंटन खेलते हैं, इट्स अ हॉबी। हो सकता है कि आप भी बैडमिंटन खेलते हो, राघवेंद्र खेलता हो, लेकिन नोबडी विल बी नोइंग कि शटल का वेट कितना होता है, रैकेट की डायमेंशंस कितनी होती हैं। तो आपको हॉबी प्रिपेयर करनी ही पड़ती है। तो आप जैसे कह रहे हैं कि अगर हॉबी ना हो, ऐसा तो कभी नहीं होता कि कोई भी चीज आप ना करते हो, तो एक ना एक कुछ ऐसी हाँ, मतलब मुझे लगता है कि हॉबी वो है जो आप खाली समय में करते हैं। तो आप 2 मिनट बैठे और सोचिए कि आप खाली समय में क्या करते हैं। वो शायद YouTube पे वीडियो सर्फ करना हुआ, बिल्कुल, या दोस्तों से बात करना हुआ, मम्मी से बात करना, पापा से बात करना, कुछ भी हुआ, वो आपकी हॉबी है, आप उसको लिख सकते हैं। और मैं मतलब बस इतना ऐड करूंगा कि कोई भी ऐसी चीज मत करना जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आती। बिल्कुल। पामिस्ट्री लिखी भाई ने बिकॉज ही डिड दैट, है ना, ही न्यू समथिंग अबाउट दैट। इफ यू नो नथिंग अबाउट समथिंग, मतलब देयर न्यूमेटिक्स। आपने क्या लिखा था हॉबी? मेरी हॉबी आई प्ले गिटार, तो मेरे पास बड़ी जेन्युइन सी हॉबी थी, प्लेइंग गिटार, वाचिंग स्टैंड अप कॉमेडी। और मुझे इससे सवाल आए थे। तो ये दोनों चीजें, क्योंकि मैं स्टैंड अप, अगेन वाचिंग स्टैंड अप कॉमेडी समथिंग जो हम कर लेते हैं, खाते वक्त हमने लगा के देख ली। तो आप बस सोचो 2 मिनट बैठ करके कि आप खाली समय में क्या करते हो, वो आपकी हॉबी है। बेसिकली मैं इसमें एक इनपुट देना चाहूंगा कि जब भी हमें हॉबी लिखनी है, इट शुड बी एन एक्टिव हॉबी, इट शुड नॉट बी अ पैसिव हॉबी। पैसिव हॉबी इज लाइक लिसनिंग टू सॉन्ग्स। आप उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी उसमें डेवलप नहीं हो रही है, तो ट्राई टू राइट एन एक्टिव हॉबी जिसमें आपका कुछ माइंड यूज हो रहा हो, पार्टिसिपेशन। सो या आई एग्री कि मतलब इफ यू राइट एन एक्टिव हॉबी तो इट्स डेफिनेटली गुड, बट आई थिंक बहुत सारे लोगों की कोई एक्टिव हॉबी होगी नहीं। सो मैं उनके लिए जरूर, मैं उनके सपोर्ट में कुछ बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी अगर 2-3-4 साल से कह रहे हैं, तो आप एक्टिवली कुछ कर नहीं रहे हैं, आप बस लाइफ में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए आप लिख सकते हैं कोई चीज, बस अगेन सिर्फ क्योंकि एक्टिव हॉबी लिखनी है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ ऐसी चीज लिख दें जो आप करते ना हो। और अगर वहां पे ठीक है आपकी कोई हॉबी है, जैसा अंतरिक्ष ने बोला कि अगर आप बैडमिंटन आपकी खेलना हॉबी है, तो जरूरी नहीं है कि आपको शटलकॉक की पता ही होवे, दैट्स फाइन। लेकिन अब आपको ढंग से ये भी नहीं पता कि कौन से शॉट्स होते हैं, राइट? आपको, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, तो वो पकड़ लेंगे अगर आपने कुछ झूठ लिखा है। तो झूठ नहीं लिखना है। आपकी पैसिव हॉबी अगर है, एक्टिव कोई नहीं है, तो उस मजबूरी में तुम पैसिव लिख दो, बट झूठ नहीं लिखना। एग्जैक्टली, एट द एंड आपको ऑप्शन तो फिल करना ही है, तो चाहे वो पैसिव हो चाहे एक्टिव हो, लिखनी जरूरी है। डोंट फेक इट टू मच, जितना आप कर सकते हैं प्रिपेयर उतना ही लिखिए। That's all I can say. Got it. तो आपकी इस जर्नी में जो मॉक इंटरव्यूज थे, मॉक इंटरव्यूज आपने कितने दिए, कितने देने चाहिए, एंड हाउ दैट हेल्प्ड यू? मैंने अपने पहले इंटरव्यू के दौरान करीब 7 से 8 मॉक इंटरव्यूज दिए थे, लेकिन दूसरे इंटरव्यू के दौरान ऐसा हुआ कि मेरा इंटरव्यू सेकंड डे पे था। सो 5 अप्रैल को स्टार्ट हुए थे इंटरव्यूज और मेरा 6 अप्रैल को था। तो मेरे पास कुछ 12-13 दिन ही थे, बट उसमें भी मैंने करीब 4 मॉक इंटरव्यूज दिए थे। तो मुझे लगता है मतलब ऐसा कोई स्वीट नंबर तो नहीं है एग्जैक्टली। कुछ लोग 20-20 मॉक इंटरव्यूज दे के भी जाते हैं, कुछ 1-2 दे करके ही जाते हैं, बट आई थिंक कुछ 5-6 एक सेफ नंबर लगता है। इन माई टाइम आई गेव 7-8 इंटरव्यूज। मतलब सभी जगह पर थोड़ा थोड़ा जाकर, मतलब यू नो डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे टेक्निकल के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, कहीं पर हॉबीज पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो जब आपको वो क्वेश्चंस एकदम शूट किए जाते हैं, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, तो
आपके पास उतना टाइम मिल जाता कि आप एक्चुअल इंटरव्यू से पहले प्रिपेयर कर सकें. फॉर एग्जाम्पल पामिस्ट्री अगर मैंने बोला तो पामिस्ट्री के लिए भी किसी एक इंटरव्यू में गया तो वहां पर पामिस्ट्री के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए, तो मुझे पता चला किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो पामिस्ट्री और या कोई भी आपका एजुकेशन हो गया या आपकी सिटी का नाम हो गया, जैसे आई कम फ्रॉम जीरकपुर, तो जीरकपुर का नाम क्यों पड़ा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको तब पता चलते हैं व्हेन यू टेक सम एक्सपोजर. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज लगा लीजिए, बिकॉज अदरवाइज कंफ्यूजन का चांस बढ़ जाता है. तो आई कैन से 7-8 इज अ गुड नंबर. ओके. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज मुझे लगता है ऐड करना जरूरी है कि मॉक इंटरव्यूज के फीडबैक को दिल से नहीं लेना. ओके. तो बहुत वेराइड हमको फीडबैक मिलता है. किसी में हमें कोई बोल देगा 200 प्लस आ जाएगा, किसी में कोई बोलेगा भाई तुम प्रिपेयर्ड ही नहीं हो. तो इससे पता चलता है कि बहुत सब्जेक्टिविटी होती है आपको असेस करने में. वो सब्जेक्टिविटी इंटरव्यू बोर्ड में भी होगी, बट आपको ये समझ के जाना है कि बस जैसा अंतरिक्ष ने बोला कि आपको फाइंड आउट करना है कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं. बिल्कुल. द रेंज ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम योर डेफ, आपको वो फाइंड आउट करना है. और दूसरा कुछ एक बेसिक चीजें, अगर आप कुछ बेसिक मिस्टेक्स करते हैं, okay. है ना, तो और खुद को इंटरव्यू वाले जो मोड में है उसमें डालना है, क्योंकि उस हॉल में एंटर करने के बाद आपको सब कुछ नया नया ना लगे, ताकि थोड़ी नर्वसनेस उससे कम हो जाती है. ओके. एक क्यूरियोसिटी बच्चों में सही में होती है, वैसे यूट्यूब वीडियोस शॉर्ट्स उन्होंने देखे हैं, बट क्यूरियोसिटी होती है कि ये जो इंटरव्यू बोर्ड है कैसा दिखता है, तो हाउ इज दैट, मतलब क्या क्या अपीयरेंस है उसका. तो मेरा भी दो इंटरव्यू दे चुका हूँ मैं, और मुझे लगता है कि यार तुम कितने भी प्रिपेयर्ड रहो, कुछ भी रहो, बट जब वो बोर्ड मेंबर का गेट खुलता है और तुम अंदर जाते हो तो एक अलग से ही रोशनी आती है, ठीक है, और उसके बाद आप ऑटोमेटिकली बहुत नेचुरल हो जाते हो. ओके. तो इट्स डेफिनेटली अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस, और काफी अच्छा रहता है. लेकिन मेरे दोनों इंटरव्यूज के एक्सपीरियंस काफी अच्छे रहे. जैसा कुछ मॉक इंटरव्यूज में आप देखते होंगे कि कुछ बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं करते. मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है और मेरे जान पहचान वालों का भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि दे आर वेरी गुड पीपल. वो आपके साथ बैठ करके बात करना चाहते हैं और वो आपको डराना नहीं चाहते या आपको बहुत प्रेशर टैक्टिक नहीं यूज करते. दे जस्ट वांट टू जेन्युइनली नो यू. आई मीन जिस बोर्ड में मैं गया था इंटरव्यू देने, तो दे वर वेरी वेरी कॉर्डियल. उनका सबसे पहला सेंटेंस ही ये होता है, इट्स नॉट अ पुलिस इंक्वायरी, यू जस्ट सिट एंड जस्ट एक कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं तो टेक इट इजी. आई वाज लाइक शेकिंग लाइक व्हेन आई एंटर्ड. 2 मिनट तक मुझे ऐसा लग रहा था यार, मतलब बहुत डर लग रहा था. ओके. सो दे आस्क्ड माय इंट्रोडक्शन भी मैं ठीक से नहीं दे पा रहा था फर्स्ट 2 मिनट्स में. बट धीरे धीरे बैठ के पता चला कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू नो योरसेल्फ. तो आराम से हो जाएगा सब कुछ, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही डरावना सा एक्सपीरियंस होता है, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस. थोड़ा सा मतलब अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है. एंड व्हाट अबाउट ड्रेस कोड? जैसे आप लोग जाते हो तो कुछ ऐसा फॉर्मल, कुछ ऐसा डिसाइडेड ड्रेस कोड है? मतलब यूपीएससी तो ऐसा कोई ड्रेस कोड बताती नहीं है, बट आप ये समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज है, एंड यू आर गोइंग टू मीट पीपल हु आर वेरी वेरी सीनियर टू यू. दे हैव बीन इन सर्विस फॉर 20-30 years. ठीक है, तो आपको बस उस सिचुएशन, उस रूम के लिए अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड होना है. ज्यादातर लोग सूट पहन के जाते हैं. मैं पर्सनली दोनों इंटरव्यूज में सूट में गया हूँ, और मुझे दोबारा देना होगा तो मैं सूट में ही जाऊंगा, बिकॉज मैं उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ. एंड अगेन इट इज अ वेरी अप्रोप्रिएट ड्रेस. बट बहुत सारे लोग सिर्फ शर्ट और पैंट में भी जाते हैं. बट इस बार इंटरव्यूज जनवरी फरवरी में होंगे, सो आई थिंक सूट विल बी द प्रेफर्ड. बट अगेन इज रिक्वायर्ड. या अगेन मतलब टाई, कुछ लोग बिना टाई के भी जाते हैं. सो देयर इज नो सच फॉर्मल ड्रेस कोड. फॉर एग्जांपल फॉर गर्ल्स सम गो इन साड़ी, सम गो इन सूट, तो सब कुछ चलता है मुझे लगता है. बट अगेन मैं तो यही बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है. डोंट टेक एनी चांसेस. आई यूज्ड टू स्पॉट अ बियर्ड, देन आई हैड टू गेट क्लीन शेव जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज दैट डे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. और मतलब मुझे यही लगता है कि जैसा बियर्ड वाली बात कही, मैंने देखे हैं लोग बियर्ड के साथ भी इंटरव्यू दे के आते हैं, और ऐसा नहीं है, मतलब मार्क्स भी अच्छे आते हैं. बट मैं कभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं हुआ कि मैं बियर्ड में जाके, क्योंकि द थिंग इज दे माइट आस्क यू अ क्वेश्चन कि भाई तुम किसी भी फॉर्मल इंटरव्यू में जा रहे हो तो यू आर सपोज टू बी क्लीन शेवन. बट अगर तुम बियर्ड के साथ जा रहे हो तो तुम्हें बहुत भयंकर कॉन्फिडेंट इंसान होना चाहिए. मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था. नहीं, डेफिनेटली. ओके. ओके. और एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू हाउ यू सी सिट, हाउ, मतलब व्हाट द बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल, और ये कैसे मैनेज किया, मतलब पता कैसे चला आपको कि हाँ दिस इज माय बॉडी लैंग्वेज, ऐसे मैनेज करना है? आई थिंक बॉडी लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल थिंग्स हैं. जब सबसे पहले आप चेयर पे बैठते हैं, जो भी आपको पोजीशन मिल गई है, आप उस पोजीशन को कंटिन्यू करिए. फॉर एग्जांपल ज़्यादा लीन नहीं होना है, ज़्यादा आगे नहीं झुकना है, एंड शेक नहीं करना है. फॉर एग्जांपल लेग शेक नहीं करने हैं, हैंड शेक नहीं करने हैं, बहुत कम यूजेज रखनी है हैंड की. सो बेसिक फंडा तो यही है कि आप जहां पर बैठ गए एक बार वहीं पर बैठे रहिए विद ड्यू परमिशन. वो आपकी बेस्ट बॉडी लैंग्वेज है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज जेंटल स्माइल. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास एक जेंटल स्माइल है, इंटरव्यूअर विल बी प्लीज्ड, बिकॉज दे आर that your smile is covering your tension, your anxiety. So
that is you were asking about attire ना, तो smile is the best attire. Great. Okay, so जय सवाल जैसे जो GS वगैरह है या फिर जो मेंस है उसमें करंट अफेयर की बहुत इंपॉर्टेंस है. हाउ इम्पोर्टेंट इज करंट अफेयर, कितना जरूरी है करंट अफेयर इंटरव्यू के लिए? सो आई थिंक अगर आप यूपीएससी का नोटिफिकेशन उठा करके देखेंगे तो जो पर्सनैलिटी टेस्ट वाला सेक्शन है उसमें यूपीएससी क्लियरली मेंशन करता है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे और उसमें वो क्लियरली लिखता है करंट अफेयर्स. तो अगर यूपीएससी अपने सिलेबस में आपको डायरेक्टिव दे रहा है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर करंट अफेयर, तो मुझे लगता है करंट अफेयर्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है. और अगर आपके डैफ में बहुत कुछ है, आपने बहुत सारी पढ़ाई की है, आपने बहुत सारी जॉब्स की हैं, तो शायद आपके पास करंट अफेयर से सवाल नहीं है. बट मेरे जैसे लोग जो कॉलेज राइट आउट ऑफ कॉलेज जा रहे हैं तैयारी करके, हमारे पास कुछ खास है नहीं उनके लिए पूछने के लिए. सो दे विल आस्क यू फ्रॉम करंट अफेयर्स. तो आई थिंक करंट अफेयर्स के लिए सबको प्रिपेयर्ड होकर जाना ही जाना चाहिए क्योंकि सवाल तो आने वाले हैं करंट अफेयर्स से. गॉट इट. True, that's right. So basically जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उस टाइम पर हम यूजुअली एक न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, बट इंटरव्यू के टाइम पे आपके न्यूज़पेपर्स बढ़ जाते हैं. फॉर एग्जांपल आई यूज्ड टू फॉलो इंडियन एक्सप्रेस एंड टाइम्स ऑफ इंडिया. तो उसका यही रीजन है, एवरीबडी वाज सेइंग कि बोर्ड मेंबर्स यूजुअली रीड टाइम्स ऑफ इंडिया. अब कितना सच है कितना झूठ आई कैन नॉट से दैट, बट इंडियन एक्सप्रेस एंड टाइम्स ऑफ इंडिया बैलेंस्ड ओपिनियन इज देयर. तो वो पढ़ना ही चाहिए. दो अखबार इज मस्ट, एंड उसमें आपके जो व्यूज बनते हैं, एक आपको पता चलेगा, पॉजिटिव्स पता चलेंगे, नेगेटिव्स पता चलेंगे. सो आई ऑल्सो फेस सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस लाइक उस टाइम पे मुझे याद है रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी. तो रशिया के ऊपर उन्होंने लगा दिए थे सैंक्शंस यूएसए ने. नाउ सभी अखबार कवर कर रहे थे कि रशिया को क्या फर्क पड़ेगा बिकॉज ऑफ दीज सैंक्शंस, बट बोर्ड मेंबर आस्क्ड मी यूएस इतने सैंक्शंस लगा रहा है, यूएस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा. ये किसी भी न्यूज़पेपर में कवर नहीं हुआ था, बट बिकॉज आप थोड़े थोड़े व्यूज पढ़ते रहते हैं, पूरे साल आपने तैयारी करी है, तो कहीं ना कहीं से आपको आंसर मिल जाता है. एंड मुझे भी आंसर मिल गया था थैंकफुली. तो आपको अखबार तो मतलब इट्स मस्ट. और उसके साथ मैं ऐड करूंगा कि क्योंकि हमारे मेंस के बाद अखबार मिस हो जाता है. मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ मेंस के बाद से अखबार, बट तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, पिछले 2-3 महीने के जो करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस आती है, मंथली मैगजीन्स आती हैं, उसमें उठा करके आप इंडेक्स देख लो कि क्या हॉट टॉपिक्स रहे हैं. और अगर आप कुछ ऐसा मिल रहा है जो 3-4 महीनों से लगातार हर मैगजीन में आ रहा है, तो वो चीज़ें आप फिर उनको भी प्रिपेयर कर लो. तो मुझे लगता है कि पिछले 4-5 महीनों में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट रहा है, यू डोंट नो, क्योंकि यूपीएससी कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं पर्सनैलिटी टेस्ट का. वहाँ बैठे मेंबर के दिमाग में जो आ गया वो पूछ लेंगे. तो अगर उनको 4 महीने पहले का भी कुछ याद आ सकता है कि चलो इससे सवाल पूछ लेते हैं, तो पिछले 4 महीने के एक बार जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ लो. आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग हेयर. तो जैसे कि इंटरव्यूज की, करंट अफेयर्स की हम बात कर रहे हैं, तो मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसा हुआ है कि सेम डे के न्यूज़पेपर में जो टॉपिक आया था उन्होंने वही पूछ लिया था इंटरव्यू में. सो स्मार्ट सिटीज मिशन को उस टाइम पर 5 साल या 6 साल हुए थे, दे आस्क्ड मी डायरेक्टली दैट. तो दैट शोज कि न्यूज़पेपर की क्या रेलेवेंस है इवन फॉर बोर्ड मेंबर्स एंड चेयरपर्सन. गॉट इट. तो यह टॉकिंग अबाउट दैट, तो आपका मतलब वापस अगर उस रूम में चलें तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसे सवाल थे, कैसा रहा, जो है लेट्स डिस्कस दैट. इफ आई से वैसे तो ऑलमोस्ट सारा इंटरव्यू डैफ के बेसिस पे था, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने लिखा है वहीं से यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके. आइदर योर सिटी, आइदर योर स्कूल, आइदर योर वर्क एक्सपीरियंस. सो मेरे केस में वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक फोकस था. आई वाज इन सेल्स एंड मार्केटिंग, तो उनका जो एक टिंज था इंटरव्यू का वो उस तरफ टिल्टेड था. बट लेटर ऑन वो धीरे धीरे मेरी हॉबी पर भी आए थे. पामिस्ट्री के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए. उसके बाद बिकॉज पामिस्ट्री बोला तो वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, तो जैनिज्म, बुद्धिज्म, एंड इट वेंट ऑन टू इंटरनेशनल अफेयर्स. बट देयर वाज वन स्पेसिफिक क्वेश्चन, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट. मुझे नहीं पता था कि कैसे आंसर करना है, टोटली अनप्रिपेयर्ड था. दे आस्क्ड मी डू यू बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ. तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड टू hear that question, but again मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू में थोड़ी सी स्पॉन्टेनिटी चाहिए आपको. You can seek obviously 5-10 seconds, but 5-10 seconds में आपको आंसर देना है. तो मैंने तो सिंपली ये बोला कि बिकॉज हम थोड़ा हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो मैंने बोल दिया ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल. आई बिलीव इन दैट, तो दैट इज लाइफ आफ्टर डेथ. नाउ आई थिंक कोई भी जेन्युइन कैंडिडेट होगा वो इतना आंसर दे सकता है कि येस आइदर दे बिलीव और आइदर दे डोंट. बट अब उसको जस्टिफाई कैसे करें. नाउ यू ऑल्सो हैव टू शो साइंटिफिक टेम्परामेंट. थोड़ा सा मतलब अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ अलाइन करना हो, तो मैंने ये बोल दिया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक स्टडी हुई थी. अ मैन वाज अबाउट टू डाई एंड ही वाज इन अ ग्लास केस. तो जैसे ही वो मरा तो उसका जो वेट था इट कम डाउन बाय 21 ग्राम्स. तो अब वो रिसर्च कहती है कि सोल का वेट 21 ग्राम्स होता है.
तो आई वाज सेइंग दिस इन द इंटरव्यू एंड इंटरव्यूअर सीम सरप्राइज, कहते ओह अच्छा. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन एंड ऐसा नहीं है कि मैं प्रिपेयर करके गया था, कहीं पे सुना होगा, बस उस चीज को लिंक कर दिया उस क्वेश्चन के साथ. तो दैट्स व्हाट इज नीडेड, आई मीन स्पॉन्टेनिटी, इफ आई हैव टू से दैट थिंग. गॉट इट. राघवन जी, आपने 2 इंटरव्यू जो है अटेंड किए हुए हैं, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, फर्स्ट वन और सेकंड वन? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था. मुझे लगता है वो दिन हमेशा आपको ज़िंदगी भर याद रहते हैं. तो दोनों ही दिन मेरे काफ़ी अच्छे थे. अभी रिसेंटली वाला बताऊं, अगर 2021 में जिसमें सिलेक्शन हुआ है, उसमें वही बात की जो हमने अभी तक डिस्कस किया कि डैफ और करंट अफेयर्स. तो मेरा भी इंटरव्यू कुछ इसी के अराउंड रिवॉल्व किया था. सो मेरे डैफ से सवाल आए थे. फॉर एग्जाम्पल जैसे गिटार मैंने बताया, तो गिटार पे 1-2 सवाल आए कि कौन सा गिटार प्ले करते हो, ये क्यों नहीं. आई सेड कि अकॉस्टिक गिटार प्ले करता हूँ. सो ही सेड इलेक्ट्रिक क्यों नहीं. मैं कहा सर आई ट्राई टू मूव टू दैट नेक्स्ट. सो उन्होंने स्माइल किया, वेरी स्माइलिंग चेयर पर्सन. सो उसके बाद फिर थोड़े करंट अफेयर्स भी सवाल आए. डैफ से बाकी जैसे मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक्स से सवाल आए. पीएसआईआर मेरा ऑप्शनल है, तो पीएसआईआर से सवाल आए. और फिर करंट अफेयर्स से सवाल आए. जैसे वॉचिंग स्टैंड अप कॉमेडी भी मेरा एक हॉबी था, तो उससे भी सवाल आए. और वो करंट अफेयर से भी मिक्स्ड हो गए कि उस दौरान ऐसा था कि जो क्रिस रॉक एंड ऑस्कर्स वाला हुआ था कि विल स्मिथ स्लैप्ड हिम, राइट. तो मेरे से उस पे सवाल आया. सो इट वाज लाइक वन क्वेश्चन जो बहुत ऐसा था कि आपको बहुत फाइन गैप मेंटेन करके रखना है, बिकॉज वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है. आप एक भी साइड नहीं ले सकते. व्हाट क्रिस रॉक डिड वाज आल्सो नॉट करेक्ट. ठीक है, व्हाट विल स्मिथ डिड. तो मेरा भी सवाल ऐसा था और जवाब ऐसा ही था. तो आई थिंक डैफ और करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही सवाल आते हैं. बाकी एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहता है. मुझे लगता है सारे बोर्ड मेंबर चाहते हैं कि आप खुशी जाओ. नंबर में भी वो बाद में दुखी करते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस आपको, जैसा आप मतलब लोगों के दिमाग में डर होता है कि इंटरव्यू पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं कैसे सवाल पूछ लेंगे, मैं नहीं दे पाया. तो वो चाहते हैं कि आपका बेस्ट निकले, तो वो आपको तो परस्यू करते हैं. वो आपको, अगर आप उनको लग रहा है कि आप अनईजी हैं, अनकंफर्टेबल हैं शुरुआत में, तो 5 मिनट आपसे नॉर्मल बात करेंगे. अच्छा, कहाँ से रहते हो, पापा क्या करते हैं, वगैरह सवाल पूछेंगे. उसके बाद आपसे क्वेश्चनिंग पाएंगे. सो दे वांट कि आपका बेस्ट देखें, वो आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे वहाँ पे. तो मुझे लगता है इस माइंडसेट के साथ जाना है, डर के नहीं जाना है. और जो है यूट्यूब पे जो हम शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं कि हाँ बहुत ही अजीब सा कुछ सवाल पूछा है, राइट, ऐसा कुछ आपने फेस किया जो है, ऐसा कुछ आया था? मतलब अगर मैं ऐसा होता है, मतलब फ्रॉम अदर एक्सपीरियंसेस एज वेल, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और अपने फ्रेंड्स के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ही बता सकता हूँ कि प्रेशर टैक्टिक्स नहीं यूज करते हैं. ओके, राइट. और मॉक इंटरव्यूज में मुझे लगता है ये एक बहुत कॉमन चीज है कि अब हमारे ही बैचमेट के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, which obviously I'll not talk in detail about, but कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स को टच किया गया. बट आई थिंक, मुझे लगता है इंटरव्यू बोर्ड में जो बैठे हैं उनको क्लियर डायरेक्टिव्स होते हैं और होते होंगे. नॉट ऑब्वियसली, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मैंने कभी किसी से नहीं सुना कि कोई किसी के कोई सेंसिटिव चीजों के बारे में, जेंडर हो गया और कास्ट, रिलीजन, ऐसे सवाल आपसे नहीं पूछते हैं कि आपको अनकंफर्टेबल फील कराएं, या ऐसा कोई भी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है. It's quite true. मेरे इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे एक्चुअल इंटरव्यू में बाय कुछ मेंबर्स ने. पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे. ओके. तो चेयरमैन ने तुरंत उनको रोक दिया था कि यू डोंट हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन. ऑब्वियसली करंट अफेयर्स में था, तो इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया. बट क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल साइड था, तो चेयरपर्सन ने मना कर दिया, बिकॉज दे आर हैविंग क्लियर. और मतलब ये चाय पे चर्चा नहीं है कि आपके पॉलिटिकल ओपिनियन पूछेंगे, क्यों इसको क्यों सपोर्ट करते हो, उसको क्यों सपोर्ट, ऐसी चीजें बिल्कुल पूछेंगे नहीं आपसे. अगर वो सवाल पूछेंगे तो पॉलिटी पे पूछेंगे, पॉलिटिक्स पे नहीं. ये चीज आपको समझ के जानी है. टोटली गॉट इट. एंड हाउ मच लैंग्वेज मैटर्स? लैंग्वेज का कितना जो है, भाषा जो आप उपयोग कर रहे हैं वहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड में, राइट, कि जैसे माना जाता है कि इंग्लिश बहुत अच्छी बोलनी है, इंग्लिश आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो इसका कितना इम्पैक्ट है? हाउ मच दैट हेल्प यू? इंग्लिश का आई फील बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए. अगर आप देखिए, इंटरव्यू आप रीजनल लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं. इट्स ऑल योर चॉइस. इंग्लिश का ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई इंग्लिश आनी चाहिए या आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए. सिंपल है, थोड़े से टेंसेस ठीक यूज करिए एंड थोड़े से अच्छे वर्ड्स का यूज करिए जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो. ऐसा ना हो कि आप बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स यूज कर रहे हैं और वो बोर्ड मेंबर्स को ही ना समझ में आए. तो बेसिक इंग्लिश एंड गुड टेंसेस, दैट्स ऑल इज रिक्वायर्ड. गॉट इट. सो या, जस्ट टू ऐड टू दैट, मतलब जैसे अंतरिक्ष ने ऑलरेडी मेंशन किया, यूपीएससी ऑलरेडी आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो हिंदी में किसी भी रीजनल लैंग्वेजेस में आप दे सकते हो. सो बेसिकली व्हाट दे डू, लोग देते हैं मराठी में. मैंने वैसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने मराठी में इंटरव्यू दिया था. सो दे कॉल ट्रांसलेटर्स देयर. आपको पूछा जाएगा ट्रांसलेटर चाहिए, तो आप ट्रांसलेटर को बुला के आपको वो हेल्प मिलती है. तो यूपीएससी यहाँ पे काफी लीनियंट है. तो फिर आपको लैंग्वेज, और फिर लेकिन अगर आप इंग्लिश चूज कर रहे हैं तो यू हैव डन इट
बाय योरसेल्फ, राइट? आपने चूज किया कि आप इंग्लिश में बोलेंगे जब आप कुछ ऑप्शन मिल रहा था कि आप हिंदी में इंटरव्यू देते हैं या रीजनल लैंग्वेज में देते हैं। तो अगर आप इंग्लिश चूज कर रहे हैं तो दे एक्सपेक्ट कि आपको कॉन्वर्सेशन करनी आनी चाहिए इंग्लिश में, करेक्ट ग्रामर आना चाहिए, राइट? सिंपल सेंटेंसेस आप फॉर्म कर सकें, कोई फ्लैम्बॉयंट इंग्लिश नहीं चाहिए, बड़े भारी भरकम शब्द नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप इंग्लिश चूज कर रहे हैं तो आपको बेसिक इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए कि आप 30 मिनट इंग्लिश में बिना अटके बात कर सकें। एंड अगर आपने लेट्स से मेंस का पेपर इंग्लिश में लिखा है तो क्या आप हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यूपीएससी गिव्स यू दैट ऑप्शन। ओके, आप इनफैक्ट आई हैव अ फ्रेंड इन आईपीएस ओनली जिसका ऐसा था कि ही रोट मेंस इन इंग्लिश बट इंटरव्यू हिंदी में दिया था। इंटरव्यू हिंदी में। हालांकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज दी हमें मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेज इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, आपका विचार या आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इजीली कम्युनिकेट हो जाए इंटरव्यू को, दैट इज़ व्हाट रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश अच्छी होगी तो आपको प्रेफरेंस दी जा रही है, इट्स अ मिथ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था और जो ऑप्शनल था, जैसे कभी कभी मैच नहीं होता, फॉर एग्जांपल इन योर केस आपने इकोनॉमिक्स किया लेकिन फिर पीएसआईआर ऑप्शनल है, राइट? तो वहाँ पे वो ग्रेजुएशन से सवाल भी पूछेंगे, ऑप्शन से भी सवाल पूछेंगे, हाउ टू मैच दिस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट? देखिए ये तो सच है कि आपके डेफ में आपने दिया है कि आपने इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया है, मैंने 3 साल इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो दे एक्सपेक्ट मी टू नो बेसिक्स, ठीक है? तो आपको ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट अगेन प्रिपेयर करना मुश्किल होता है क्योंकि मैं भी अब 3 साल हो गए मुझे ग्रेजुएट हुए, 3 साल हो गए, तो मैं टच में नहीं हूँ इकोनॉमिक्स के। बट द थिंग इज आपको इस तरीके से ऑप्शनल सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है कि कोई भी एक लेमैन है ना, आप एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं वहाँ पे कोई इकोनॉमिस्ट नहीं बैठा है, ऑल्दो बैठ सकता है, बट स्टिल आपको ये सोचना है कि कोई भी एक लेमैन उसको इकोनॉमिक्स से क्या आता होगा, राइट? मे बी उसको एक्सचेंज रेट के बारे में पता होगा, उसको इन्फ्लेशन का पता होगा। तो ऐसी चीजें आप एक बार सोचिए कि अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के नहीं होते तो आप बेसिक क्या है इकोनॉमिक्स के जो हर किसी को आता है और वो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको भी आता होगा। तो उस तरीके से सवाल आपको जो भी आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है कुछ एक बेसिक चीजें आपको एटलीस्ट तैयार करके जानी है। बाकी बहुत हाई फाई मतलब बहुत डिफिकल्ट चीजें अगर वो पूछते हैं तो इट्स ओके टू से कि आई डोंट नो सर, आई डोंट रिकॉल, काफी टाइम हो गया, दैट्स फाइन। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ही टच्ड, आई डोंट नो। सो आई बिलीव कि मेरा जो थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है थोड़ा सा डाइसी रहा है ऑब्वियसली, तो मुझे भी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इंटरव्यू के टाइम पर भी मैंने इतना ज़्यादा इंजीनियरिंग को प्रिपेयर नहीं किया था, हालांकि ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, आई एम सेइंग इट स्ट्रेट अवे। बट ये था कि आपको इतना पता होना चाहिए कि कोई कॉन्सेप्ट क्या है, टेंशन क्या है, कंप्रेशन क्या है। अगर आपको यही चीज़ नहीं पता तो आप कैसे इंजीनियर हैं? इट्स वेरी सिंपल कि आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। डेप्थ में आपको वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप डेरिवेशन करके दिखाओ किसी थ्योरम की या कुछ भी। सो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ऑब्वियसली ऑप्शनल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड ऑप्शनल में आपको इन्फॉर्मेशन भी जो है थोड़ी ऑप्शनल लेवल की होनी चाहिए। जैसे मेरे केस में सोशियोलॉजी है, तो सोशियोलॉजी में अगर मैं टॉपिक पूछूं कास्ट सिस्टम, यूजुअली दे वोंट आस्क दिस क्वेश्चन, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट आपको एक जो व्यू देना है वहां पर ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से देना है। यू कैन नो मतलब आप एक लेमैन की तरह आंसर नहीं दे सकते हैं। तो ऑप्शनल के केस में इंटरव्यू थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। मेरे टाइम पे एक मैरिटल रेप का इशू भी चल रहा था, तो मैं उसे ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करके गया था, पॉजिटिव्स एज वेल एज नेगेटिव्स एंड क्या पॉसिबल है, वे आउट। तो इट्स रिक्वायर्ड। गॉट इट, या दैट वाज ग्रेट। सो अभी अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है या कर रहा है, ऑलरेडी बीच में है, तो उसके लिए कोई टिप्स आप दोनों देना चाहोगे? सो बेसिक चीज़ें मैं मानता हूँ, मैंने बहुत बेसिक से तैयारी की है और सबके लिए मैं यही बोलता हूँ क्योंकि आजकल क्या है, बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियोस हैं, ठीक है? बच्चा कुछ एक चीज़ कोई भी एस्पिरेंट एक चीज़ देख लेता है कि आंसर राइटिंग, और उसको लगता है मैं डे 1 से आंसर राइटिंग करने लगा, और आपको लगता है कोई एक टॉपर आकर के मुझे एक परफेक्ट सी स्ट्रेटजी बता दे। ऐसा नहीं होता है, आपकी अपनी जर्नी होगी। हमने भी जो चीज़ें सीखी आज हम जो बता रहे हैं वो हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, हिट एंड ट्राई से सीखी हैं। तो मुझे लगता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं जो हर टॉपर आपको बताता है कि बेसिक कुछ किताबें हैं वो फॉलो करनी है, टेस्ट सीरीज लगानी है, न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स को कवर रखना है, एक डिसिप्लिन के साथ रेगुलर पढ़ाई करनी है। बहुत मुझे लगता है बेसिक से चीज़ें ही चाहिए होती है इस एग्जाम के लिए। एक हवा क्रिएट हो गया है कि बहुत कुछ अलग करना चाहिए या कुछ ऐसा, तो मुझे लगता है कुछ अलग करने की कोशिश में आप अपना नुकसान मत करें। जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो करें और ईमानदारी से करें, आई थिंक आपका सिलेक्शन होगा पक्का। ऑसम। मैं भी यही बोलना चाहूँगा कि हमारे पास कई सारी स्ट्रेटजीज हैं मार्केट में, ठीक है? तो आपको क्या फॉलो करना है जो आपको सूट करे। अब ये नहीं है इसका मतलब कि 10-10 स्ट्रेटजीज आप देख रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि क्या आपको सूट कर रहा है। आप किसी भी एक स्ट्रेटजी को फॉलो करिए और एंड उसमें आपको लगता है कि जहां पर भी चेंजेस की जरूरत है वहां पर आप उन चेंजेस को कर सकते हैं।
ठीक है। तो अगेन जो राघवेंद्र ने बात बोली है वो बिल्कुल सही है, उसमें बस मैं यही ऐड करना चाहूंगा कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना टारगेट हमेशा रखता था कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है। हालांकि 10 घंटे बहुत ही ऐसे रेयर दिन होते थे कि 10 घंटे मैं पहुंचता था, बट 9 घंटे 9.25 घंटे वो एक डिसिप्लिन था। मैंने छुट्टी भी मिस करी है, हालांकि मैं फेस्टिवल्स वगैरह जरूर बनाता था, ऐसा नहीं था कि मैं उस दिन भी पढ़ रहा हूँ। दैट वाज अगेन पर्सनल टू मी, ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसा करता है, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अगर डिसिप्लिन है, अगर आपको पता है कि आपको क्या चीज करनी है, आपने स्ट्रेटेजी अपने दिमाग में बना ली है, प्लानिंग कर ली है पहले से, सिर्फ इंप्लीमेंटेशन बचती है एंड यू कैन डू इट सिंपली आफ्टर दैट। तो एक टॉपर, एक स्ट्रेटेजी, दैट्स इट। गॉट इट। अगेन आउट ऑफ माय क्यूरियोसिटी, अंतरिक्ष द एस्पिरेंट एंड अंतरिक्ष द आईपीएस ऑफिसर, क्या डिफरेंस है दोनों में? आई बिलीव थोड़ा सा रियलिटी में चेंज हो जाता है। लाइक जब हम एस्पिरेंट होते हैं तो हमारे बहुत ही बड़े बड़े गोल्स होते हैं, लाइक आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, जब मैं ये बन जाऊंगा तो मैं ये करके दिखाऊंगा। बट एक्चुअली में क्या है कि आपका जो एरिया ऑफ पावर है, आपका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, जहां पे आपको काम करना है, वो एक बहुत लिमिटेड एरिया है। एटलीस्ट जब आपका इनिशियल फेज है उसमें, जब हम कहते हैं कि आप डीएम बन जाएंगे, एसपी बन जाएंगे, तो आप पूरे इंडिया में बदलाव नहीं ला सकते हैं, लेकिन आप अपने एक स्पेसिफिक एरिया में ला सकते हैं। और मुझे ये रियलाइजेशन अब हो गई है कि मैं जो बड़ी बड़ी बातें सोचता था, डिफिकल्ट है उतने बड़े लेवल पर उस चीज को, मतलब उस चीज को चेंज करना। तो आप अपने लेवल से शुरू करिए, अगर कुछ चीज अच्छी होगी तो धीरे धीरे सभी लोग उसको अडॉप्ट करेंगे। तो ये मेरी एक रियलाइजेशन है, एक एस्पिरेंट अंतरिक्ष में और एक ऑफिसर अंतरिक्ष में। दैट्स इंस्पायरिंग। राघवन जी, क्या डिफरेंस है? मुझे लगता है मेरे पर्सनल लेवल पे सच में कोई डिफरेंस नहीं है। लोग अक्सर एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अलग, क्योंकि अभी अगर मैं जाता हूँ और कोई फॉर एग्जांपल कोई दोस्त पुराना या क्लासमेट कोई मिलता है और मैं उससे वैसे ही बात करता हूँ तो बड़ा सरप्राइज हो जाता है, यार तू यूपीएससी टॉप करके भी ऐसी बात कर रहा है। और मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल लेवल पे कुछ नहीं बदला है। तो बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं या कमेंट करते हैं, मैं उनका कमेंट का रिप्लाई कर दूं या मैसेज का रिप्लाई कर दूं, सो दे विल बी लाइक सर आप ऐसे सिविल सर्वेंट चाहिए दुनिया को। मैं कहा ये तो बहुत सिंपल सी चीज थी कि मैंने तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई किया है। तो पर्सनल लेवल पे कुछ मेरा नहीं बदला। एनवायरनमेंट डेफिनेटली बदल जाता है, जिस तरीके से लोग आपको ट्रीट करते हैं। आज वो भी फोन करके हालचाल लेते हैं जिन्होंने कभी हालचाल नहीं पूछा। तो एनवायरनमेंट आपका बदलता है। पर्सनल लेवल पे मुझे नहीं लगता कोई बदलाव आया है मेरे अंदर। ओके, एंड नाउ बिकॉज नाउ यू आर एन ऑफिसर, तो एज एन ऑफिसर क्या विजन है नेक्स्ट? क्या बिकमिंग, बोलते ना कि हाँ बीइंग नहीं होता बिकमिंग होता है, तो वो क्या बिकमिंग है नेक्स्ट जो है? राघवेंद्र क्या बनना चाहते हैं? आई थिंक अभी भी बहुत सारी रियलिटी को फेस करना बाकी है, अभी ट्रेनिंग लेना बाकी है और सब चीज़ों को समझना बाकी है। बट उसके बाद मतलब मेरी कोशिश अपने लेवल पे यही रहेगी कि मेरा जो भी काम हो उसको ईमानदारी से करूँ। जैसी हार्डवर्क मैं प्रिपरेशन के दौरान करता था कि 10 घंटे बिना अफसोस किए पढ़ाई कर ली, ऐसे ही 10-12 घंटे बिना अफसोस किए काम कर लें और ईमानदारी से मुझे लगता है काम करते रहें। जो भी आप मेरा रोल है उसको मैं अच्छे से निभा सकूँ, बस यही मेरा विजन है अभी तक के लिए। एंड सेम अंतरिक्ष जी, क्या विजन है नेक्स्ट? बस मेरा भी यही मानना है, मैं राघवेंद्र से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ इस बात में। मेरा ये मानना है कि दुनिया बहुत ही जल्दी बदल रही है। अगर मैं स्पेसिफिकली पुलिस के बारे में ही बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं, साइबर क्राइम एक्सेट्रा। तो मेरा बस एक ये विजन है कि अब मैं आईपीएस तो बन गया हूँ, लेकिन एक अच्छा आईपीएस बनना अभी बचा है। तो मैं नई नई चीज़ें सीखूँ, नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढूँ। ऐसा नहीं है कि आईपीएस ऑफिसर बन गए तो लाइक पढ़ना खत्म हो गया, अभी तो और ज़्यादा पढ़ाई शुरू हुई है। तो मुझे भी अभी बहुत कुछ सीखना है, ट्रेनिंग अभी बाकी है, हैदराबाद जाना है, तो वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फोरेंसिक्स हो गया या फिर लॉ के बारे में हो गया, तो बहुत अभी एक लंबी जर्नी है। अभी ये बहुत ही जल्दी होगा ये कहना कि क्या करना है, बट हाँ इन सारी चीज़ों के बारे में तो एटलीस्ट पढ़ना है। Awesome. So this was really eye opener experience, मतलब जो है बहुत ही अच्छा लगा मुझे पर्सनली आप दोनों से मिलके, राइट। और थैंक्स अ लॉट कि आप दोनों यहाँ पे आए। मैं आई एम वेरी श्योर कि हमारा जो डिस्कशन हुआ है ये लर्नर्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, जो भी फ्यूचर में तैयारी करना चाहते हैं या जो आज तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खासा हेल्पफुल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।